तो वेलकम बैक साइंस स्क्वाड। फाइनली हम आ गए हैं साइंस 2 के आखिरी चैप्टर पर, डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट 1। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, ये असल में सर्वाइवल के लिए है। ये आपको सिखाएगा कि जब अचानक सब कुछ गड़बड़ हो जाए ना, तो एक विक्टिम बनने की जगह एक रेस्क्यूअर कैसे बना जाता है। बस 1 मिनट के लिए सोचो, आप क्लास में आराम से बैठे हो, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, और फिर अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। या आप घर पे सो रहे हो और आंख खुलती है तो देखते हो कि पूरे घर में पानी भर चुका है। कोई वार्निंग नहीं, तैयारी का कोई टाइम नहीं, बस इसी अचानक आए मुसीबत को कहते हैं एक डिजास्टर। देखो, यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन इसे कैसे डिफाइन करता है। चलो इस डेफिनेशन को ना थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें दो बहुत जरूरी कीवर्ड्स हैं जिन्हें समझना इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो पहला कीवर्ड है सडन, मतलब अचानक, कोई वार्निंग नहीं, कोई तैयारी का टाइम नहीं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। और दूसरा है ह्यूज। ह्यूज मतलब नुकसान इतना बड़ा, इतना भारी हो कि एक पूरी कम्युनिटी, पूरा समाज उसे अकेले हैंडल ही ना कर पाए। तो जब सडन और ह्यूज मिल जाते हैं तब बनता है एक डिजास्टर। सिंपल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सारे डिजास्टर्स एक जैसे नहीं होते। उनको ठीक से समझने के लिए हम उन्हें दो मेन तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक, उनका सोर्स क्या है, यानी वो आ कहां से रहे हैं, और दूसरा, उनकी स्पीड कैसी है। तो सबसे पहले सोर्स के बेसिस पर एक होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। ये कुदरत की तरफ से आते हैं, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स। इन्हें हम रोक नहीं सकते, बस इनके लिए तैयार रह सकते हैं। और दूसरे होते हैं मैन मेड डिजास्टर्स। ये हम इंसानों की गलतियों से या हमारे एक्शन से होते हैं, जैसे कोई वॉर हो गया या केमिकल लीक। और हाँ, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इन्हें सही प्लानिंग से रोका जा सकता है। अब आते हैं स्पीड या ड्यूरेशन पर। कुछ डिजास्टर्स होते हैं जो बस पलक झपकते ही तबाही मचा देते हैं, जैसे गुजरात का अर्थक्वेक, उन्हें कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर्स। और फिर होते हैं लॉन्ग टर्म डिजास्टर्स, जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और उनका असर टाइम के साथ और गहरा होता जाता है, जैसे फामीन यानी अकाल। दोनों ही बहुत खतरनाक है, बस उनसे डील करने का तरीका अलग होता है। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। ये जो चार्ट आप देखने वाले हो ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनना और समझना। लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो पहला टाइप है जियोफिजिकल। इसका मतलब है वो डिजास्टर्स जो जमीन या हवा से जुड़े हैं। इसकी भी दो सब कैटेगरीज हैं। पहली जियोलॉजिकल, जिसमें जमीन से जुड़ी आफतें आती हैं, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, सिंपल। और दूसरी है एटमॉस्फेरिक, जिसमें मौसम से जुड़ी चीजें आती हैं, जैसे साइक्लोन्स, स्नोस्टॉर्म्स या सूखा पड़। ओके, दूसरा टाइप है बायोलॉजिकल, मतलब लिविंग थिंग से होने वाला खतरा। इसके भी दो पार्ट्स हैं। एक है प्लांट रिलेटेड, जैसे जंगल में आग लगना यानी फॉरेस्ट फायर्स, या फिर फसलों में कोई फंगल डिजीज लग जाना। और दूसरा है एनिमल रिलेटेड, जिसमें आते हैं इन्फेक्शियस वायरसेस जैसे हेपेटाइटिस, या फिर टिड्डियों का हमला, जिसे लोकस्ट अटैक्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक को एक टिप समझ लो। देखो, फॉरेस्ट फायर यानी जंगल की आग, आप सोचोगे ये तो आग है, इसका प्लांट से क्या लेना देना। बट इसको बायोलॉजिकल कैटेगरी में रखा गया है, स्पेसिफिकली प्लांट रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स, इसका फ्यूल क्या है? पेड़ पौधे, राइट? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको स्टार मार्क कर लो। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल आ सकता है। और तीसरा और आखिरी टाइप है मैन मेड। साफ साफ इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसमें आते हैं वो जिनका ओरिजिन अननोन हो, जैसे पॉइजनस गैस लीक्स या एटॉमिक टेस्ट्स। और दूसरे हैं जिनका इंटरनेशनल ओरिजिन है, जैसे वॉर, टेररिज्म और बॉम्ब ब्लास्ट्स। ये सब हमारी ही गलतियों का नतीजा है। चलो, काफी पढ़ लिया। अब टाइम है ये चेक करने का कि कितना समझ आया है। एक छोटा सा ड्रिल करते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। रेडी हो? लेट्स सी इफ यू कैन आइडेंटिफाई द थ्रेट। ओके, पहला सवाल याद करने की कोशिश करो। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से डिजास्टर की डेफिनेशन क्या थी? मैंने दो खास कीवर्ड्स बताए थे, याद है? सोचो सोचो। बिल्कुल सही। अ सडन इवेंट दैट लीड्स टू द ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर आपने सडन और ह्यूज कीवर्ड्स याद रखे ना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इन्हीं दो शब्दों में पूरी डेफिनेशन का एसेंस है। वेल डन। चलो अगला सवाल। साइक्लोन और वॉर को क्लासिफाई करना है। पहले ये सोचो ये नेचुरल है या मैन मेड, और फिर सोचो ये कौन सी सब कैटेगरी में फिट होगा। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, उस चार्ट को याद करो। करेक्ट, साइक्लोन एक नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि ये मौसम से जुड़ा है, इसलिए ये जियोफिजिकल की एटमॉस्फेरिक सब कैटेगरी में आता है।
और वॉर इंसानों के बीच होता है, इसलिए ये एक मैन मेड इंटरनेशनल डिजास्टर है। जबरदस्त। ठीक है, आज के लिए आखिरी सवाल। फैमिन यानी अकाल, ये शॉर्ट टर्म डिजास्टर है या लॉन्ग टर्म? इसका जवाब उस टाइम फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट में है। याद करो हमने स्पीड और ड्यूरेशन के बारे में क्या डिस्कस किया था। एक्सीलेंट। फैमिन एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर है। क्यों? क्योंकि ये अचानक नहीं आता, बल्कि इसका असर, इसकी गंभीरता धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ती जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है ताकि इससे डील करने की सही स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। लगता है आप लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हो। तो हमने डिजास्टर्स को डिफाइन करना सीख लिया, उन्हें क्लासिफाई करना भी सीख लिया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी, जो असली चैलेंज है, वो तो डिजास्टर के आने के बाद शुरू होता है। बिल्कुल, एक डिजास्टर सिर्फ बिल्डिंग्स या सड़कें नहीं तोड़ता, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को तोड़ देता है, लोगों को मेंटल स्ट्रेस देता है और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब सरकारी कामकाज, कोलैप्स कर जाता है। असली लड़ाई उसके बाद शुरू होती है, जब सब कुछ शून्य से दोबारा बनाना पड़ता है। इसके पार्ट 2 में हम इन्हीं इफेक्ट्स को और गहराई से समझेंगे। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे, ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ एक पोर्ट पर आए डिजास्टर से पूरे देश की इकोनॉमी तबाह हो जाती है? इसका जवाब जानने के लिए हमारा अगला एक्सप्लेनर जरूर देखना। तब तक स्टे अलर्ट एंड नमस्ते दोस्तों और वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट। आज पार्ट 2 में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डाइव करने वाले हैं। जब कोई आफत यानी डिजास्टर आता है तो उसके बाद एक्चुअली होता क्या है, उसके असर, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम द डोमिनो इफेक्ट को समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी चीज पूरा सिस्टम गिरा सकती है। फिर हम घुसेंगे इकोनॉमिक और सोशल फॉलआउट में, यानी पैसे और समाज पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद 4 पिलर्स ऑफ इम्पैक्ट, ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फिर हम देखेंगे कि कुछ डिजास्टर्स का असर लंबा क्यों होता है और कुछ का छोटा। और हाँ, एंड में एक जबरदस्त रिवीजन सेशन भी है। इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, द डोमिनो इफेक्ट। अब जब हम डिजास्टर के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? टूटी हुई बिल्डिंग्स, खराब सड़कें, यही सब है ना। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। डिजास्टर का असर एक चेन रिएक्शन जैसा होता है। एक डोमिनो गिरा और फिर उसके पीछे सब के सब गिर जाते हैं। ये एक जगह से शुरू होता है और पूरे के पूरे सिस्टम को हिला देता है। जरा स्लाइड पर नजर डालिए, ये एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर कर देगा। ओके, सोचिए एक साइक्लोन आता है और एक बहुत बड़ा पोर्ट, एक बंदरगाह पूरा तबाह हो जाता है। ठीक है, अब सोचो पहला डोमिनो गिर गया, इसके बाद क्या होगा? सिंपल, शिप्स आकर लग नहीं पाएंगे, माल उतार नहीं पाएंगे। दूसरा डोमिनो, अब अगर शिप्स नहीं आएंगे तो फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बंद। तीसरा डोमिनो भी गया और जब प्रोडक्शन ही बंद हो गया तो वहां काम करने वाले हजारों लोगों का क्या? उनकी नौकरी चली जाएगी। चौथा डोमिनो, और आखिर में जब इतने लोग बेरोजगार हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, तो पूरे देश की इकोनॉमी सफर करेगी। पांचवा डोमिनो, देखा आपने, एक साइक्लोन ने पोर्ट तबाह किया और असर पूरे देश पर हुआ। दैट्स द डोमिनो इफेक्ट। ओके, डोमिनो इफेक्ट क्लियर है? चलो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक इकोनॉमिक और सोशल फॉलआउट की, यानी आर्थिक और सामाजिक असर। एक बात बता दूं, ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने कान खुले रखना। हम उन छुपे हुए नुकसानों की बात करेंगे जो पहली नजर में दिखते नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़ा असर पैसों पर, यानी इकोनॉमिक इफेक्ट। देखो, हर देश के पास एक बजट होता है, एक फंड होता है, जिससे वो नए स्कूल्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए पैसा। इसको हम कहते हैं फंड्स फॉर डेवलपमेंट। लेकिन इमेजिन करो अचानक एक बड़ा सा अर्थक्वेक आ गया, अब सरकार क्या करेगी? उसका सारा ध्यान और सारा पैसा कहां जाएगा? नए स्कूल बनाने में नहीं, जो टूटा है उसे ठीक करने में, यानी रिकंस्ट्रक्शन में। तो हुआ क्या? देश आगे बढ़ने के बजाय 10 साल पीछे चला गया। जो प्रोग्रेस होनी थी वो रुक गई, सारा पैसा मरम्मत में चला गया। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक होता है। अब बात करते हैं सोशल इफेक्ट की, यानी समाज पर असर। इस कोट को ध्यान से पढ़ो। ये कहता है, इफ द लोकल लीडरशिप इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, सिटीजंस बिकम कंफ्यूज्ड। इसका मतलब क्या है? सोचिए, एक बाढ़ आई है, सब तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में अगर लोकल लीडर या कोई अथॉरिटी फिगर मजबूत नहीं है, जिसे पता ही नहीं क्या करना है, तो लोगों का क्या हाल होगा? जनता पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगी। कहां जाना है, किससे मदद मांगनी है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। और इस कंफ्यूजन में लोग रेस्क्यू एक्टिविटीज में भी ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और इसका नतीजा पूरे समाज में केओस, अफरा तफरी, भगदड़ मच जाती है।
एक स्ट्रांग लीडरशिप इसलिए बहुत जरूरी है। ओके, पेन और पेपर तैयार कर लो, क्योंकि अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। मैं इसको बोलता हूं द एग्जाम फेवरेट। ये हैं 4 पिलर्स ऑफ इम्पैक्ट। बोर्ड एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है। चलो एक एक करके इन चारों पिलर्स को देखते हैं। नंबर 1, एनवायरमेंटल। इसमें क्या होता है? बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, पानी के जो सोर्सेज हैं जैसे नदियां, तालाब, वो गंदे हो जाते हैं या सूख जाते हैं, और सैडली जो कॉर्प्सेस होते हैं उनसे पोल्यूशन फैलता है। दूसरा पिलर, मेडिकल। ऑब्वियसली लोगों को चोट लगती है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज है इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस। और हाँ, गंदगी से एपिडेमिक्स यानी महामारी फैलने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसका मतलब सरकारी कामकाज पर क्या असर पड़ता है। सोचो, गवर्नमेंट वर्कर्स पर कितना स्ट्रेस आ जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा अचानक से फेल हो जाता है और बेसिक सुविधाओं की कमी हो जाती है। और चौथा पिलर, पॉलिटिकल। अगर किसी देश की सरकार ऐसी सिचुएशन को ठीक से हैंडल ना कर पाए तो लोगों का भरोसा उठ जाता है, और इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक उथल-पुथल भी हो सकती है। अब मेरी एक टिप सुनो, एग्जाम के लिए हर कैटेगरी से बस 2-2 इफेक्ट्स याद कर लो, आराम से 3 या 5 मार्क्स पक्के। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, क्या सारे डिजास्टर्स एक जैसे होते हैं? नहीं, खासकर जब हम टाइम की बात करते हैं। कुछ आफत ऐसी होती हैं जो अचानक आती हैं, तबाही मचाती हैं और फिर उनका असर कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका दर्द, जिनका असर सालों, यहाँ तक कि पीढ़ियों तक रहता है। इसको कहते हैं शॉर्ट केओस वर्सेस लॉन्ग पेन। इस स्लाइड में देखो, बिल्कुल साफ साफ डिफरेंस बताया गया है। एक तरफ है कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर्स। सोचो, उड़ीसा का साइक्लोन या गुजरात का अर्थक्वेक। ये अचानक आते हैं, एकदम से पूरा क्याओस फैला देते हैं, लेकिन इनकी रिकवरी थोड़ी तेज होती है, मतलब लाइफ कुछ टाइम बाद वापस नॉर्मल होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म डिजास्टर्स, जैसे फैमिन यानी सूखा पड़ना, या फिर समुद्र का लेवल धीरे धीरे बढ़ना या डिजर्टिफिकेशन। इनका इंपैक्ट अचानक नहीं दिखता, ये धीरे 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 बढ़ता है, और इनसे रिकवर करने में सालों साल, कई बार तो डेकेड्स लग जाते हैं। इसीलिए इन दोनों को हैंडल करने की स्ट्रेटेजी भी बिल्कुल अलग होती। ऑलराइट, तो हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का। लेट्स रिवाइज। चलो देखते हैं कि आप लोगों को एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातें याद हुई हैं या नहीं। रेडी हो? तो आपके लिए क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं डिजास्टर्स के जो आपको अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं? कम ऑन, दिमाग पर जोर डालो, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। चलो मैं ही बता देता हूं, फटाफट रिकैप करते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक इफेक्ट। सारा पैसा डेवलपमेंट से हटकर रिकंस्ट्रक्शन में चला जाता है। नंबर 2, सोशल इफेक्ट। वीक लीडरशिप तो कंफ्यूजन और केओस। नंबर 3, एनवायरमेंटल इफेक्ट। पानी के सोर्सेज कंटामिनेट यानी गंदे हो जाते हैं। नंबर 4, मेडिकल इफेक्ट। इंजरीज और एपिडेमिक्स का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और लास्ट, पॉलिटिकल इफेक्ट। अगर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ठीक नहीं तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। आई होप आप सबको ये पॉइंट्स याद आ गए होंगे। वेल डन। तो दोस्तों, आज पार्ट 2 में हमने ये समझा कि एक डिजास्टर के इफेक्ट्स, उसके असर क्या होते हैं। हमने व्हाट को कवर कर लिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, हाउ। हम इन डिजास्टर्स के लिए तैयार कैसे हों, इनको मैनेज कैसे करें, आने से पहले, आने के टाइम और आने के बाद। इन सभी हाउ का जवाब आपको मिलेगा हमारे अगले पार्ट में। तो पार्ट 3 के लिए जरूर जुड़ना, जहां हम डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्चुअल फेजेस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। वेलकम बैक साइंस स्क्वाड। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट। ये है पार्ट 3। पता है, जब भी कोई डिजास्टर आता है ना, तो टाइम, वक्त का मतलब ही बदल जाता है। अजीब है ना? आज हम इसी नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर को समझेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी टाइमलाइन है। तो चलिए इस टाइमलाइन में थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरा सोचो इसके बारे में। जब कोई डिजास्टर होता है, बिल्कुल शुरू में, पहले कुछ घंटों में एक एक सेकंड मायने रखता है, राइट? लिटरली लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है। फिर कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और अब फोकस शिफ्ट हो जाता है। अब वक्त का मतलब है खाना कहाँ से मिलेगा, रहने के लिए सेफ जगह कौन सी है, और फिर सालों बाद वही टाइम उन टूटे हुए घरों को, दीवारों को फिर से खड़ा करने में लग जाता है। तो देखा, सेम चीज है, टाइम, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। तो आज हम इसी टिकिंग क्लॉक को आराम से समझेंगे। हम एक टाइमलाइन ऑफ सर्वाइवल पर चलेंगे, एक सफर पर, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग स्टेजेस पर आखिर होता क्या है। ओके, सो देखो यहाँ स्क्रीन पर ये पूरी जर्नी का एक बर्ड्स आई व्यू है, एक स्नैपशॉट। बेसिकली 3 मेन फेजेस हैं। सबसे पहला द फर्स्ट आवर्स, जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी फेज, मतलब डिजास्टर के आते ही शुरू।
फिर आता है ट्रांजिशनल फेज, द फॉलोइंग वीक्स, जो अगले कुछ हफ्ते चलता है, और आखिर में द लॉन्ग हॉल, रिकंस्ट्रक्शन फेज, जो काफी लंबा सफर हो सकता है। चलो एक एक करके इन तीनों को आगे आराम से समझते। वैसे तो देखो, साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स इसके और भी टेक्निकल फेजेस में जाते हैं, लेकिन हमारे लिए, आम सिटीजन्स के लिए, इन 3 फेजेस को समझना सबसे जरूरी है। यही वो 3 स्टेजेस हैं जिनके बारे में हर एक को पता होना चाहिए। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहला फेज है फेज ऑफ इमरजेंसी। इसे गोल्डन आवर्स भी कहा जाता है, और बिल्कुल सही नाम है, क्योंकि यहाँ हर एक पल सोने जैसा कीमती है। इसका बस एक ही मकसद है, जितनी हो सके उतनी जिंदगियां बचाना। यहाँ स्पीड इज एवरीथिंग। कितनी जल्दी आप एक्ट करते हो, वही लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस बन जाता है। टॉक, इस फेज में आखिर करते क्या है? व्हाट आर द की एक्शंस? सबसे पहले ऑफ कोर्स सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। टीम्स लोगों को ढूंढती हैं, मलबे से निकालती हैं। उसके साथ साथ मेडिकल असिस्टेंस और फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, इसी फेज में हम डिजास्टर की ग्रेविटी को एस्टिमेट करते हैं, मतलब इसकी सीरियसनेस कितनी है ये पता लगाते हैं। एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। यही वो स्टेज है जब असल में समझ में आता है कि प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी। ओके, तो इमरजेंसी निकल गई, इमीडिएट खतरा अब थोड़ा कम हो गया है। अब शुरू होता है ट्रांजिशनल फेज। यहाँ अचानक से गोल बदल जाता है। अब फोकस बचाने से हटकर रिहैबिलिटेशन पर आ जाता है, मतलब लोगों की मदद करना ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें और लाइफ नॉर्मल की तरफ वापस आने लगे। समझ लो, ये क्लीन अप का और आगे बढ़ने का फेज है। तो इस फेज के मेन काम क्या है? पहला तो है फिजिकल काम, जैसे क्लियरिंग ऑफ डिब्रीज, सारा मलबा हटाना। फिर बेसिक चीजें जैसे पानी की सप्लाई को रिस्टोर करना, टूटी सड़कों को ठीक करना। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, ये सिर्फ फिजिकल काम नहीं है। इसमें लोगों को मॉनेटरी हेल्प यानी आर्थिक मदद भी दी जाती है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड शुरू कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे उनका मेंटल स्ट्रेस भी कम करने में मदद मिलती है, विच इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। और अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी फेज पर, द रिकंस्ट्रक्शन फेज। यहां आकर ना पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अब फोकस शॉर्ट टर्म सर्वाइवल पर नहीं है, अब फोकस है लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग पर। जो कुछ भी टूटा, जो कुछ भी तबाह हुआ, उसको शुरू से फिर से बनाना। और ये, आई मस्ट टेल यू, एक बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? वेल, ऑब्वियसली रिकंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, लोगों के घर, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ। अगर खेतीबाड़ी वाला एरिया है तो रीस्टार्टिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ ईंट और सीमेंट का काम नहीं है। ये पूरी इकोनॉमी को, लोगों के जीने के तरीके को फिर से पटरी पर लाने जैसा है। और इसीलिए इसमें सालों, कभी कभी तो डेकेड्स भी लग जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, तो क्या हमें बस इंतजार करना चाहिए कि डिजास्टर आएगा और फिर हम ये सब करेंगे? Should we just wait for it to strike? The answer is absolutely not. और बस इसीलिए इन सबसे भी जरूरी एक फेज है जिसे हम कहते हैं प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका मतलब है पूरी तैयारी, एडवांस प्लानिंग। क्योंकि अगर हम पहले से तैयार है ना, तो हम डैमेज को, नुकसान को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये रिएक्शन नहीं है, ये प्रो एक्शन है। अब ये चेकलिस्ट, इसको स्टार मार्क कर लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई प्रो डिजास्टर एरियाज, मतलब पहले ही पता लगाओ कि कौन सी जगह रिस्क पर है। स्टेप 2, यूज प्रेडिक्टिव एंड हैजर्ड मैप्स। ऐसे मैप्स यूज करना जो पहले से ही बता दें कि कहां कितना असर हो सकता है। स्टेप 3, गेट स्पेशल ट्रेनिंग। और फाइनली स्टेप 4, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, सबको जागरूक करना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, अरे हमारे स्कूल्स में जो मॉक ड्रिल्स होती है ना, अर्थक्वेक की, फायर की, वो क्या है? वो इसी प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलो अब एक रियलिटी चेक करते हैं। थोड़ा सीरियस टॉपिक है। आज की दुनिया में हर एक देश के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट इतना जरूरी क्यों बन गया है? व्हाट हैज चेंज्ड? पहले के टाइम में ज्यादातर डिजास्टर्स नेचुरल ही होते थे, जैसे बाढ़, भूकंप। लेकिन आज मॉडर्न थ्रेट्स बिल्कुल अलग लेवल पर है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इनकी फ्रीक्वेंसी ही बढ़ गई है। फिर है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और टेररिज्म, जिनके कारण मैन मेड डिजास्टर्स का खतरा बढ़ गया है। फिर सोचो एटॉमिक थ्रेट्स के बारे में, जैसे चेरनोबिल में हुआ था। और प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो कहने का मतलब यह है कि आज आफत का स्कोप और डेंजर दोनों ही पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऑलराइट, तो काफी कुछ सीख लिया हमने आज। चलो अब टाइम है इस नॉलेज को लॉक करने का एक क्विक फायर क्विज राउंड के साथ। रेडी हो जाओ, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक परफेक्ट रिवीजन होगा।
Question number 1. In which phase can the gravity, यानी the seriousness of the disaster be estimated? किस phase में पता चलता है कि आफत कितनी बड़ी है? सोचो सोचो. The correct answer is the phase of emergency. बिल्कुल शुरू में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशनल फेज में कौन सी की एक्टिविटीज होती हैं? याद करो, इमरजेंसी के बाद वाला फेज अभी डिस्कस किया था हमने. ओके, द आंसर्स आर क्लियरिंग ऑफ डेब्री, रिस्टोरिंग वाटर सप्लाई और रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स. And the final question for today. Pre-disaster management का कोई एक ऑब्जेक्टिव बताइए. Just one. इसके वैसे तो कई आंसर्स हैं. आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाइंग प्रो डिजास्टर एरियाज, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग. दोनों ही परफेक्टली करेक्ट आंसर्स हैं. तो आज हमने सर्वाइवल की पूरी टाइमलाइन को मैप कर लिया. हमने समझा कि कैसे डिजास्टर के टाइम वक्त का मतलब ही बदल जाता है. लेकिन सिर्फ टाइमलाइन जानना काफी नहीं है ना? हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, एक साइकिल ऑफ एक्शंस. और इसीलिए नेक्स्ट टाइम पार्ट 4 में हम डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को डिकोड करेंगे. हम इम्पैक्ट, रिस्पॉन्स और रिजर्जेंस जैसे सुपर इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे. तो पार्ट 4 मिस मत करना. और तब तक बी प्रिपेयर्ड. नमस्ते स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका पार्ट 4 में. जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में एक सीधी सी लाइन आती है ना? मैटलैब कोई डिजास्टर हुआ, फौरन मदद आ गई और फिर सब कुछ ठीक हो गया. बस कहानी खत्म. लेकिन क्या ये सच में इतना सिंपल है कि बस एक इवेंट हुआ, एक रिस्पॉन्स आया और सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं. ये सोचने का तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम इसे एक सीधी लाइन की तरह देखेंगे तो हम अगले खतरे के लिए कभी ठीक से तैयार ही नहीं हो पाएंगे. डिजास्टर मैनेजमेंट की दुनिया में चीजें कभी सच में ओवर नहीं होती. ओके, तो यहां आता है सबसे जरूरी पॉइंट. ये एक लाइन नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस साइकिल है. और यही है हमारा आज का मेन टॉपिक. एक डिजास्टर का अंत असल में अगले डिजास्टर के लिए तैयारी की शुरुआत है. तो आज हम इसी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को आसान भाषा में समझेंगे. हम 7 ऐसी की टर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं. चलिए इस साइकिल को अच्छे से तोड़कर समझते हैं. ये आइडिया बहुत ही फंडामेंटल है. जरा सोचिए, अगर एक अर्थक्वेक में कोई पुल टूट जाता है और हम उसे बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना देते हैं तो अगले अर्थक्वेक में क्या होगा? वो फिर से टूट जाएगा. इसीलिए हमें पिछली गलतियों से सीखना है, अडेप्ट करना है और फ्यूचर के लिए बेहतर तैयारी करनी है. तो ये साइकिल आखिर शुरू कब होता है? डिजास्टर आने के बाद? नहीं, ये साइकिल तो असल में किसी भी इवेंट के होने से पहले ही शुरू हो जाता है. ये है हमारा फेज 1, गेटिंग रेडी, जिसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं. चलो इन तीनों को एक एक करके समझते हैं. सबसे पहला है प्रेपरेशन. इसका मतलब है एक ऐसा प्लान बनाना जिससे डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी को कम से कम किया जा सके. फिर आता है रिडेम्पशन. इसका प्लान होता है सोसाइटी और देश को होने वाले नुकसान को कम से कम करना. और तीसरा है प्रिपेयर्डनेस. ये स्पीड के बारे में है. एक ऐसा प्लान तैयार रखना जिससे पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन से एकदम क्विक रिस्पॉन्स मिले, जैसे मॉक ड्रिल्स करना या वार्निंग सिस्टम सेटअप करना. अब आगे बढ़ते हैं उस पल पर जब डिजास्टर असल में आ जाता है. तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन अब इवेंट हो रहा है. यह है हमारा फेज 2, द इम्पैक्ट. इस फेज में 2 चीजें आती हैं. पहला, इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर. यहां हम रिव्यू करते हैं कि इवेंट कितना इंटेंस था, कितना बुरा असर हुआ और हमारे सिस्टम्स ने और तैयारी ने कैसा परफॉर्म किया. इसके ठीक बाद आता है रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स का मतलब है इंसिडेंट के तुरंत बाद लिया गया एक्शन. इसका सबसे बड़ा मकसद एक ही है, लोगों की जान बचाना. इसीलिए यहां स्पीड बहुत बहुत क्रिटिकल है. एक बार जब फौरी तौर पर खतरा टल जाता है तब एक लंबा सफर शुरू होता है, अपने पैरों पर फिर से खड़े होने का. और ये हमें ले आता है फेज 3 पर, बाउंसिंग बैक. इसके भी 2 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं. पहला है रेस्टोरेशन. ये डिजास्टर के बाद उठाए गए कदम और देश के डेवलपमेंट के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी है. इसका मतलब सिर्फ सड़कें ठीक करना नहीं, बल्कि देश को वापस पटरी पर लाना है. और फाइनल स्टेप है रिसर्जेंस, जिसे कभी कभी रेजरेक्शन भी कहते हैं. ये वेलफेयर और रिहैबिलिटेशन का आखिरी स्टेज है, जो इमरजेंसी मेजर्स को देश की लंबी प्रोग्रेस से जोड़ता है. और इसके बाद हम वापस बेहतर प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं और इस तरह ये साइकिल पूरा होता है. पता है ये काफी सारी नई टर्मिनोलॉजी थी, तो चलिए एक छोटा सा नॉलेज चेक करते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएं. तैयार हैं? पहला सवाल, साइकिल का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन से तेजी से रिस्पॉन्स लेने की प्लानिंग होती है? सोचिए. और इसका जवाब है प्रिपेयर्डनेस. याद है ना? प्रिपेयर्डनेस का पूरा मतलब ही स्पीड और फौरी रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहना है. ठीक है, अगला सवाल,
और ये थोड़ा सा ट्रिकी है। वो कौन सा स्टेज है जो इमरजेंसी मेजर्स को देश की लंबी प्रोग्रेस के साथ जोड़ता है? बिल्कुल सही। इसका जवाब है रिसर्जेंस या रेजरेक्शन। यही वो स्टेज है जो इमरजेंसी के काम को देश के आने वाले डेवलपमेंट से कनेक्ट करता है। और आखिरी सवाल के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में रिस्पॉन्स की डेफिनेशन क्या है? बहुत बढ़िया। रिस्पॉन्स वो एक्शन है जो इंसिडेंट के तुरंत बाद लिया जाना चाहिए। इसमें जरा सी भी देरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो अब हमारे पास स्ट्रैटेजी है। हम पूरा साइकिल समझ चुके हैं, हमें पता है कि क्या करना है और कब करना है। लेकिन इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, लेकिन इन सब का इंचार्ज कौन है? ऑर्डर कौन देता है? देखिए, एक डिजास्टर के टाइम सबसे बड़ा दुश्मन होता है कंफ्यूजन और केओस। तो एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी है। तो बॉस कौन है? प्राइम मिनिस्टर या स्टेट लेवल पर कोई और? लोकल लेवल पर कौन संभालता है? मेयर, कलेक्टर? हमारे अगले एक्सप्लेनर में हम इसी सवाल का जवाब देंगे और पूरे कमांड स्ट्रक्चर को समझेंगे, नेशनल लेवल से लेकर आपके गांव या शहर तक। हमसे जरूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल। नमस्ते स्टूडेंट्स और वेलकम बैक। ये है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट सीरीज का पार्ट 5। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को टैकल करेंगे। जब कोई बड़ी आपदा आती है, जैसे कोई फ्लड या अर्थक्वेक, तो असली बॉस कौन होता है? फैसले कौन लेता है? तो आज हम इस पूरी चेन ऑफ कमांड को समझेंगे, बिल्कुल टॉप से प्राइम मिनिस्टर से लेकर गांव के सरपंच तक। रेडी हो? चलो शुरू कर। तो ये रहा आज का अपना प्लान। सबसे पहले आपदा में बॉस कौन यानी इंचार्ज होता कौन है। फिर हम देखेंगे सरकारी सीढ़ी, प्राइम मिनिस्टर से सरपंच तक का पूरा स्ट्रक्चर। उसके बाद हम जिला का कंट्रोल रूम में चलेंगे जहां से सारा एक्शन कंट्रोल होता है। फिर कानून की ताकत को समझेंगे यानी एक्ट 2005। और लास्ट में आप सबके लिए एक छोटा सा एग्जाम टाइम। चलो एक एक करके सब क्लियर करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करो। मान लो शहर में फ्लड आ गया है, हर तरफ पानी ही पानी, लोग अपनी छतों पर फंसे हुए हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, फोन लाइंस डेड हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। ऐसे केओस में वो एक इंसान कौन है जो सही फैसला लेगा, जो हजारों लोगों की जान बचा सकता है? सोचो ना, अगर हर कोई लीडर बनने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल एक क्रिकेट टीम जैसा है। अगर हर प्लेयर खुद को कैप्टन समझेगा तो मैच कैसे जीतेंगे? बस कंफ्यूजन और केओस होगा। सेम चीज डिजास्टर में होती है। अगर हर डिपार्टमेंट, हर लीडर अपनी मर्जी से काम करेगा तो हेल्प किसी तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस केओस का सलूशन क्या है? इसका सलूशन है एक सरकारी सीढ़ी, एक ऑफिशियल लैडर जो कानून ने बनाई है। इससे सबको पता होता है कि किसका क्या रोल है और किसे रिपोर्ट करना है। तो चलो इस सीढ़ी पर एक एक कदम रखते हैं, ऊपर से नीचे तक। ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए गोल्ड है, सो प्लीज ध्यान से सुनो। सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर जो चेयरमैन है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। फिर आते हैं स्टेट लेवल पर, जहां अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहां असली ऑन ग्राउंड एक्शन होता है वहां के हेड हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उनके नीचे तालुका लेवल पर सारी जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है। और बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर यानी गांव में चेयरमैन होते हैं सरपंच। ये स्ट्रक्चर याद रखना, एग्जाम में जरूर पूछा जाता। और ये चेन एक 2-वे स्ट्रीट की तरह है। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑर्डर्स नीचे सरपंच तक स्मूथली फ्लो करते हैं, और नीचे से गांव में क्या हालात हैं, कितने लोगों को बचाना है, इसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन सरपंच से ऊपर पीएम तक तेजी से पहुंचती है। इससे क्विक एंड करेक्ट डिसीजंस लिए जाते हैं। अच्छा, हमने हायरार्की तो समझ ली, लेकिन जब एक्चुअली कोई डिजास्टर आता है तो एक्शन कहां से कंट्रोल होता है? वो जगह है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम। आप इसे डिजास्टर रिस्पॉन्स का दिल यानी हार्ट समझ सकते हो। सारे ऑपरेशंस यहीं से मैनेज होते हैं। बिल्कुल, बड़े डिसीजंस तो ऊपर ले जाते हैं, लेकिन असली एक्शन, ऑन ग्राउंड काम यहां होता है। जैसे ही किसी डिजास्टर की खबर आती है, सबसे पहला काम होता है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट करना। ये एकदम नर्व सेंटर की तरह काम करता है, जहां से सारी रेस्क्यू टीम्स को डायरेक्ट किया जाता है। तो ये कंट्रोल यूनिट काम क्या करती है? इसके 3 मेन काम है। पहला, ये डिजास्टर की पूरी सिचुएशन को रिव्यू करती है, कितना नुकसान हुआ है, लोगों को क्या क्या चाहिए। दूसरा, ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जैसी सभी जरूरी एजेंसीज के साथ लगातार कांटेक्ट में रहती है। और तीसरा, ये एनजीओज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेट करती है ताकि लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। इस पूरी चीज को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। सोचो कि एक तूफान में एक जहाज फंस गया है। उस जहाज को कौन बचाता है?
कैप्टन, राइट? बिल्कुल वैसे ही डिजास्टर के तूफान में उस पूरे डिस्ट्रिक्ट रूपी जहाज का कैप्टन होता है वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वही सब कुछ मैनेज करता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो कलेक्टर की पावर है, क्या ये बस सजेशंस हैं या इसके पीछे कोई रियल पावर है? तो जवाब है हाँ, इसके पीछे कानून की पूरी ताकत है। और ये है वो कानून, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। इस लॉ को इसीलिए बनाया गया था ताकि क्राइसिस के टाइम पर कोई कंफ्यूजन ना रहे, सबको अपने रोल पता हो। यही एक्ट पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को एक लीगल फ्रेमवर्क यानी एक कानूनी ढांचा देता है। मतलब ये रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने ही पड़ते हैं। और जानते हो इस एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था? वो था नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का क्रिएशन, जिसे हम एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं। ये एक स्पेशल फोर्स है जिसे स्पेसिफिकली डिजास्टर से निपटने के लिए ट्रेन किया जाता है। आज पूरे देश में एनडीआरएफ की 12 डिविजन्स हैं जो 24/7 तैयार रहती हैं, चाहे बिल्डिंग गिर जाए या साइक्लोन आ जाए। ये हाईली ट्रेन टीम्स वहां पहुंचकर लोगों की जान बचाती हैं। और महाराष्ट्र में ये स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के जरिए काम करते हैं। चलिए, इतना कुछ सीखा है तो अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का। देखते हैं आपको कितना याद रहा। रेडी हो जाओ बोर्ड एग्जाम चेक के लिए। लेट्स सी कौन सारे जवाब सही देता है। ओके, पहला सवाल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं? याद करो, उस सीढ़ी में सबसे ऊपर कौन था? बिल्कुल सही जवाब है द प्राइम मिनिस्टर। अगर आपने यही सोचा था तो फैंटास्टिक। अगला सवाल, इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन सा कानून है? वो एक्ट जिसका साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है? Zabardast! The Disaster Management Act 2005. Excellent! You guys are doing great. और ये रहा आखिरी सवाल, वो कौन सी यूनिट है जो डिजास्टर के टाइम आर्मी और नेवी से कांटेक्ट रखती है? सोचो, ऑन ग्राउंड एक्शन का नर्व सेंटर कौन था? द डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट। परफेक्ट। अगर आपके सारे जवाब सही थे तो बहुत बढ़िया, वेल डन। तो आखिर में एक बात सोचो, अब हमें पता है कि लीडर्स कौन हैं, पीएम, सीएम, कलेक्टर, सब। पर जब डिजास्टर आता है तो हेल्प को आने में टाइम लगता है। आर्मी को, डॉक्टर्स को आने में घंटे लग सकते हैं। उन शुरुआत के क्रिटिकल मिनट्स में मदद आने से पहले आप क्या करोगे? क्योंकि उन पहले कुछ पलों में सबसे पहले रिस्पॉन्स देने वाले यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप खुद हो। और इसीलिए अगले एक्सप्लेनर में यानी पार्ट 6 में हम सब बनेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। हम सीखेंगे कि फर्स्ट एड किट कैसे यूज करते हैं और वो लाइफ सेविंग बेसिक्स क्या हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। तो अगले पार्ट के लिए जरूर जुड़िएगा। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे प्रिपेयर्ड। नमस्ते साइंस स्क्वाड, आप सबका स्वागत है डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर के पार्ट 6 में। देखो, पिछले पार्ट्स में हमने समझा कि डिजास्टर्स के टाइम पर गवर्नमेंट और बड़े ऑफिशियल्स क्या करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई आफत आती है ना, तो पीएम या कलेक्टर से पहले वहां आप पहुंचेंगे। और आज हम बिल्कुल यही सीखने वाले हैं कि उस सिचुएशन में एक हीरो, एक लाइफ सेवर कैसे बनना है। जरा एक सिचुएशन इमेजिन करो, आपके सामने एक बिल्डिंग गिर गई है, लोग चिल्ला रहे हैं, आपने हिम्मत करके एम्बुलेंस को फोन किया और वहां से आवाज आई, सर पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। अब सोचो, क्या आप उन 20 मिनट तक हाथ पे हाथ रखकर इंतजार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो जो 20 मिनट है ना, वो गोल्डन मिनट्स हैं। उन क्रूशियल मिनट्स में आपका हर एक एक्शन, हर एक छोटा सा फैसला किसी की जिंदगी बचा सकता है। उस वक्त, उस जगह पर पुलिस, डॉक्टर या एम्बुलेंस से पहले आप हैं। आप ही है फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वो पहला इंसान जो विक्टिम की मदद के लिए मौजूद है। और ऐसी नाजुक सिचुएशन में आपका सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत कोई फैंसी मशीन नहीं, बल्कि फर्स्ट एड की नॉलेज है। और आज हम इसी नॉलेज में माहिर बनेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अपने मिशन को ठीक से समझते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक का पेज 119 खोल लीजिए। देखो, फर्स्ट एड देने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा मकसद, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये एक लाइफ सेवर बनने का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कदम है। ये 4 पॉइंट्स एग्जाम के लिए भी और लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला, सेविंग लाइव्स, मतलब जान बचाना। इसका सीधा सा मतलब है ये पक्का करना कि विक्टिम की सांस चल रही है, उसका दिल धड़क रहा है। सबसे पहली प्रायोरिटी यही है। दूसरा, प्रिवेंटिंग डिटोरियोरेशन, यानी विक्टिम की हालत को और खराब होने से रोकना। जैसे अगर खून बह रहा है तो उसको रोकना ताकि और ब्लड लॉस ना हो।
तीसरा, रिलीविंग पेन्स, यानी उसके दर्द को कम करने की कोशिश करना, उसे आराम देना। और चौथा, अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव कंडीशन, मतलब जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती उसकी हालत को बेहतर स्टेबल करने की पूरी कोशिश करते रहें। ठीक है, अब मिशन तो पता चल गया, पर हर हीरो को अपनी मिशन के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, है ना? तो ये है एक हीरो का टूल किट। अपनी टेक्स्ट बुक में पेज 120 पर देखिए। चलिए अब देखते हैं कि एक परफेक्ट फर्स्ट एड किट में क्या क्या सामान होना ही चाहिए। सबसे पहले सबसे कॉमन चीज, घाव यानी वुंड्स। इसके लिए आपके पास अलग अलग तरह के बैंडेजेस होने चाहिए, जैसे छोटे मोटे कट्स के लिए स्ट्रिप्स और बड़ी चोटों के लिए ट्रायंगुलर और सर्कुलर बैंडेजेस। इनके साथ साथ मेडिकेटेड कॉटन और वुंड गॉज, ये घाव को साफ करने और उसे ढकने के लिए बहुत जरूरी है। अब आती है सबसे जरूरी बात, सुरक्षा। और सुनो, ये सुरक्षा सिर्फ विक्टिम की नहीं, आपकी खुद की भी है। इसलिए किट में साबुन, डेटॉल या सेवलॉन जैसा एंटीसेप्टिक लिक्विड और सबसे इम्पोर्टेंट हैंड ग्लव्स होने ही चाहिए। ये रूल बना लो, किसी भी खुले घाव को नंगे हाथों से कभी भी नहीं छूना है। इससे विक्टिम को और आपको दोनों को इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इसके अलावा कुछ और जरूरी औजार यानी टूल्स भी चाहिए। एक कैंची यानी सिजर्स, कपड़े या बैंडेज काटने के लिए। सेफ्टी पिन्स, बैंडेज को अपनी जगह पर फिक्स करने के लिए। एक टॉर्च, सोचो अगर हादसा किसी अंधेरी जगह पर हुआ है, जैसे बिल्डिंग के मलबे में, तो टॉर्च कितनी काम आएगी। और एक थर्मामीटर, बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। और ये एक गोल्डन रूल है, सीधे आपकी टेक्स्ट बुक से। देखो, जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा एक रेडीमेड फर्स्ट एड किट हो, इसलिए ऐसी सिचुएशन में जो भी साफ चीज मिले उसका इस्तेमाल करो। मान लो बैंडेज नहीं है तो आप एक साफ रुमाल, शर्ट या दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं घाव पर प्रेशर डालने के लिए। उस वक्त आपकी समझदारी ही आपका सबसे बड़ा टूल है। चलिए, बहुत सीख लिया। अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, तो मन ही मन में जवाब देने की कोशिश करना। रेडी हो? सवाल नंबर 1, फर्स्ट एड का कोई भी एक मुख्य उद्देश्य यानी मेन ऑब्जेक्टिव बताइए। अभी हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे, याद करो उनमें से कोई भी एक। सोचो। और इसका सबसे सिंपल जवाब है सेविंग लाइव्स, यानी जान बचाना। या आप ये भी लिख सकते हैं प्रिवेंटिंग डिटीरियोरेशन, यानी हालत को और बिगड़ने से रोकना। ये दोनों ही टॉप प्रायोरिटीज हैं। सवाल नंबर 2, ये बताओ कि फर्स्ट एड किट में हैंड ग्लव्स क्यों रखे जाते हैं? सोचो, हमने सेफ्टी की बात की थी, याद है? क्यों जरूरी हैं ग्लव्स? बिल्कुल सही, ताकि हाइजीन मेंटेन हो सके और घाव को साफ करते वक्त इन्फेक्शन न फैले। एक अच्छा फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा अपनी और विक्टिम दोनों की सेफ्टी का ध्यान रखता है। शाबाश। और ये रहा आखिरी सवाल आज के लिए। फर्स्ट एड किट में कौन से 2 तरह के बैंडेजेस सबसे जरूरी माने जाते हैं? हमने स्लाइड में उनके नाम देखे थे, थोड़ा जोर डालो दिमाग पर। सही जवाब है ट्रायंगुलर और सर्कुलर बैंडेजेस, क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल होते हैं, यानी इनको अलग अलग तरह की चोटों पर अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता है। बहुत अच्छे। तो आज हमने फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव्स और उसके टूल किट के बारे में सब कुछ सीख लिया। लेकिन एक हीरो की ट्रेनिंग यहाँ खत्म नहीं होती। हमारा अगला मिशन है रेस्क्यू, यानी बचाओ। अब एक और सिचुएशन सोचो। आपने विक्टिम को फर्स्ट एड दे दिया, उसका खून बहना रोक दिया, वो अब स्टेबल है। लेकिन जिस बिल्डिंग में आप हैं वहाँ आग लग गई है या वो गिरने वाली है, वो जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। अब आपको विक्टिम को वहाँ से बाहर निकालना है, पर कैसे? उन्हें इस तरह कैसे उठाएंगे कि उन्हें और चोट न लग जाए? इस मुश्किल सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे अगले एक्सप्लेनर में। पार्ट 7 में हम मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग विक्टिम सीखेंगे। हम द क्रेडल मेथड और द फायरमैन्स लिफ्ट जैसी बिल्कुल साइंटिफिक टेक्निक्स को डिटेल में समझेंगे। तो अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहें। और हेलो मेरी साइंस स्क्वाड, और स्वागत है आपका एक नए एक्सप्लेनर में। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट, और हाँ, ये है पार्ट 7। याद है, पिछली बार हमने फर्स्ट एड किट के सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में समझा था। लेकिन सोचो, फर्स्ट एड देने के बाद असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। एक घायल विक्टिम जो चल नहीं सकता, उसे उस खतरे वाली जगह से बाहर सेफ कैसे निकालें? तो आज हम इसके पीछे का साइंस समझेंगे और इमरजेंसी में ट्रांसपोर्ट करने के सही तरीके सीखने वाले हैं। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचो कि एक बिल्डिंग भूकंप से हिल रही है या उसमें आग लगने से ना हर तरफ धुआं भर गया है, और आपके ठीक सामने एक विक्टिम है जिसे चोट लगी है और वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। अब बताओ
क्या करोगे आप? यहाँ आपका हर एक कदम, लिटरली हर एक सेकंड बहुत कीमती है। उन्हें वहां से ऐसी जगह ले जाना है जहां वो सेफ हों, लेकिन इस कोशिश में उन्हें और ज्यादा चोट ना लग जाए, इसका ध्यान कैसे रखेंगे? बस यही है आज का हमारा मिशन। इस बात को ना प्लीज बहुत बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। एक गलत मूवमेंट, उठाने का एक गलत तरीका, और आप अनजाने में उस विक्टिम को ऐसी चोट दे सकते हैं जिससे उन्हें परमानेंट पैरालिसिस हो जाए, या फिर उनका दर्द इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि वो सहा ना जाए। सही टेक्निक का इस्तेमाल करना सिर्फ एक सजेशन नहीं है, ये उस विक्टिम की रिकवरी और उनकी पूरी जिंदगी का सवाल हो सकता है। सीरियसली। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रेस्क्यू मिशन में टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट नियम, विक्टिम की स्थिति को आंकना यानी असेस द विक्टिम। उसके बाद हम अलग अलग रेस्क्यू लिफ्ट्स को मास्टर करेंगे। फिर फर्स्ट एड से सेफ्टी तक का पूरा सीक्वेंस देखेंगे। और हाँ, आखिर में आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक छोटा सा फन रेस्क्यू क्विज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी नियम से। किसी भी विक्टिम को उठाने या हिलाने से पहले उनकी स्थिति को जांचना, यानी उन्हें असेस करना। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 121 देखेंगे ना, तो वहां भी यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, विक्टिम को ट्रांसपोर्ट करने का कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा, ये पूरी तरह से विक्टिम की हालत पर डिपेंड करता है। कोई एक मेथड हर सिचुएशन में काम नहीं आता। ये गोल्डन रूल है, इसे आपको हमेशा हर इमरजेंसी में याद रखना है। तो असेसमेंट में सबसे पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना है वो ये है, विक्टिम कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस? मतलब क्या वो होश में है, क्या वो आपकी आवाज सुनकर आपकी बात का जवाब दे पा रहे हैं, या फिर वो बेहोश हैं और उनके शरीर को फुल बॉडी सपोर्ट की जरूरत है? इस एक सवाल का जवाब ही ये डिसाइड करेगा कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। ठीक है, अब जब हमने असेसमेंट का पहला नियम समझ लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ। ये जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट मेथड्स है ना, इन्हें आप अपने रेस्क्यूअर टूल किट के जरूरी टूल समझ लीजिए। जैसे हर औजार एक खास काम के लिए बना होता है, वैसे ही हर मेथड एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए है। तो हमारा पहला मेथड है क्रेडल मेथड। जैसा कि नाम से ही साफ है, क्रेडल यानी पालना या गोद। ये मेथड बच्चों या बहुत कम वजन वाले विक्टिम्स के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें आप उन्हें अपनी बाहों में ठीक उसी तरह उठाते हैं जैसे एक बच्चे को गोद में उठाया जाता है। ये बहुत तेजी से हो जाता है और ऐसी स्थिति में काफी इफेक्टिव भी है। नेक्स्ट मेथड है पिगीबैक यानी पीठ पर उठाना। ये उन पेशेंट्स के लिए है जो होश में हैं लेकिन चोट की वजह से चल नहीं सकते। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी वार्निंग है, अगर विक्टिम बेहोश है तो ये मेथड भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। क्यों? सिंपल है, क्योंकि बेहोश होने पर उनके मसल्स में कोई कंट्रोल नहीं होता और वो आपकी पीठ से फिसल कर गिर सकते हैं, जिससे उन्हें और भी गंभीर चोट लग सकती है। सो नेवर। अब देखिए टू हैंड चेयर मेथड। इसके लिए 2 रेस्क्यूअर्स की जरूरत पड़ती है। जैसा आप स्लाइड पर देख सकते हैं, दोनों रेस्क्यूअर्स एक दूसरे के हाथों को एक खास तरीके से पकड़कर एक चेयर जैसी सीट बना लेते हैं। ये उन विक्टिम्स के लिए सबसे अच्छा है जो अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन होश में हैं और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को यानी अपनी कमर को सीधा रख सकते हैं। इनके अलावा कुछ और भी जरूरी मेथड्स हैं, जैसे ह्यूमन क्रच। ये तब इस्तेमाल होता है जब विक्टिम के एक पैर में चोट हो और वो आपके कंधे का सहारा लेकर लंगड़ाकर चल सकता हो। एक 4 हैंड चेयर भी होता है जो 2 हैंड चेयर से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। और सबसे जरूरी, स्ट्रेचर। अगर विक्टिम बेहोश है या आपको रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल इंजरी का थोड़ा सा भी डाउट है, तो स्ट्रेचर ही सबसे सेफ ऑप्शन है। और हाँ, आप बैम्बूज और ब्लैंकेट से एक टेम्पररी स्ट्रेचर भी बना सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखेगा, विक्टिम को ट्रांसपोर्ट करना एक बड़े इमरजेंसी एक्शन प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ऐसा नहीं कि आप सीधा जाके विक्टिम को उठा लेंगे, नहीं, इसका एक सही सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और वो सीक्वेंस ये है जिसे हम इमरजेंसी एक्शन चेन कहते हैं। पहला कदम सर्च एंड रेस्क्यू, मतलब विक्टिम्स को ढूंढना। दूसरा कदम फर्स्ट एड, यानी उन्हें फौरी तौर पर जो भी जरूरी मेडिकल हेल्प है वो देना, जैसे ब्लीडिंग रोकना। और तीसरा और आखिरी कदम है ट्रांसपोर्ट, यानी सही मेथड से उन्हें सेफ जगह ले जाना। इस ऑर्डर को फॉलो करना क्रिटिकल है, स्टेप बाय स्टेप। और आखिर में स्पीड बहुत मायने रखती है। ट्रांसपोर्ट के दौरान आप जो हर एक सेकंड बचाते हैं ना, वो डॉक्टर को विक्टिम की जान बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा सेकंड देता है। इसलिए मकसद है तेजी से काम करना, लेकिन हमेशा सही तरीके से, बिना कोई गलती किए। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा उसको परखने का वक्त आ गया है। रेडी हो जाइए मेरी साइंस स्क्वाड,
ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक परफेक्ट रिवीजन होने वाला है। लेट्स डू दिस। ओके, सवाल नंबर 1, विक्टिम को ट्रांसपोर्ट करने का तरीका किस एक सबसे जरूरी चीज पर निर्भर करता है? याद करो, हमने इसे गोल्डन रूल कहा था। क्या था वो? बिल्कुल सही, सही जवाब है। विक्टिम की कंडीशन पर, वो होश में हैं या बेहोश, उन्हें चोट कहाँ और कैसी लगी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ग्रेट जॉब। सवाल नंबर 2, बच्चों या कम वजन वाले विक्टिम्स को उठाने के लिए सबसे सही मेथड कौन सा है? थोड़ा सोचो। एक्सलेंट, जवाब है द क्रेडल मेथड। याद है ना, जैसे एक बच्चे को गोद में उठाते हैं। परफेक्ट। और ये रहा आखिरी सवाल, एक ऐसे मेथड का नाम बताइए जो तब इस्तेमाल होता है जब विक्टिम होश में हो और रेस्क्यूअर को पकड़ सकता हो। एक हिंट देता हूं, इसके एक से ज्यादा सही जवाब हो सकते हैं। शाबाश, इसके 2 सही जवाब हैं, पिगीबैक मेथड या 2 हैंड चेयर। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी सोचा था तो आपकी तैयारी एकदम सही ट्रैक पर है। वेल डन स्क्वाड। तो इस क्विज के साथ ये कह सकते हैं कि आपने रेस्क्यू की थियरी को मास्टर कर लिया है। अब आप जानते हैं कि किस हालात में कौन सा ट्रांसपोर्ट मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। ये जानकारी, ट्रस्ट मी, एक लाइफ सेविंग स्किल है, इसे कभी मत भूलिएगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने मेथड सीख ली हैं, थ्योरी आपको पता है, पर क्या आपने कभी इसकी प्रैक्टिस की है? सोचो, अगर अभी इसी पल आपके स्कूल का इमरजेंसी अलार्म बज जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आपको पता है कि आपको कहां जाना है, कैसे जाना है? इसीलिए हमारा अगला एक्सप्लेनर पार्ट 8 बहुत जरूरी होने वाला है। हम बात करेंगे मॉक ड्रिल्स की। क्यों स्कूल्स और ऑफिसेज में आग से बचने या भूकंप से बचने की प्रैक्टिस कराई जाती है? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या जान बचाने का एक अनिवार्य अभ्यास? इसे जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित। हे साइंस स्क्वाड, कैसे हैं सब? वेलकम बैक। हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं चैप्टर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट और आज हम आ गए हैं पार्ट 8 पर। पता है, पिछली बार हमने फर्स्ट एड किट और क्रेडल मेथड जैसे टूल्स की बात की थी। लेकिन एक बात सोचो, आपके पास दुनिया के बेस्ट टूल्स हो पर उन्हें यूज करने की प्रैक्टिस ही ना हो, स्पीड ही ना हो, तो क्या फायदा? सब जीरो हो जाएगा। इसीलिए आज का टॉपिक है मॉक ड्रिल्स, यानी प्रैक्टिस टू सर्वाइव। और ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। चलो आज इस साइंस को अच्छे से डिकोड करते हैं। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आप क्लास में आराम से बैठे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं और अचानक जोर से फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। पहला थॉट क्या आएगा दिमाग में? क्या करोगे? अगर पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं है तो मैं बताता हूँ क्या होगा। भगदड़ मचेगी, लोग पैनिक करेंगे, इधर उधर भागेंगे और आग से ज्यादा नुकसान तो इस कंफ्यूजन और पैनिक से हो जाएगा। लेकिन अगर सबको पहले से ही पता हो कि करना क्या है, तो यही है असली बात। किसी भी डिजास्टर में, आग या भूकंप से पहले आपका सबसे बड़ा दुश्मन है पैनिक, और इस दुश्मन को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक सॉलिड वेल प्रैक्टिस्ड प्लान। जब प्लान होता है तो स्टैम्पीड नहीं, ऑर्डिनरी इवैक्यूएशन होता है, केओस नहीं, कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है, कंफ्यूजन नहीं, सबको अपना प्रोटोकॉल पता होता है। क्योंकि दिमाग पैनिक में सोच नहीं पाता, पर बॉडी यानी आपकी मसल मेमोरी प्रैक्टिस की हुई चीज को ऑटोमेटिकली कर लेती। तो इस पैनिक का इलाज क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, मॉक ड्रिल। ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस करने के लिए असली आग लगने का या अर्थक्वेक आने का इंतजार तो नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल है। इसलिए हम एक वर्चुअल डिजास्टर क्रिएट करते हैं। मतलब हम एक नकली आफत की सिचुएशन बनाते हैं, एक तरह से एक्टिंग करते हैं। बिल्कुल जैसे फाइनल क्रिकेट मैच से पहले नेट प्रैक्टिस होती है ना, ये भी वही है, लाइफ के फाइनल मैच के लिए प्रैक्टिस। चलिए अब इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पर आते हैं। इसको अच्छे से रट्टा मार लो, बोर्ड एग्जाम्स में ये लिखना ही लिखना है। मॉक ड्रिल क्या है? इट्स अ प्रैक्टिस टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ फेसिंग द डिजास्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। सिंपल शब्दों में ये एक प्रैक्टिस है जिससे हम 2 चीजें चेक करते हैं। पहला, हमारी प्रिपेयर्डनेस यानी हम कितने तैयार हैं, और दूसरा हमारा रिएक्शन टाइम यानी हम कितनी जल्दी, कितनी स्पीड से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस एंड स्पीड, यही 2 इसके मेन पिलर्स हैं। अगर इसको और सिंपल तरीके से समझें तो इसके बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक वर्चुअल सिचुएशन क्रिएट करो, मतलब एक नकली डिजास्टर बनाओ। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में फायर अलार्म बजा दो। स्टेप 2, रिएक्शन टाइम मेजर करो, मतलब देखो कि फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई, बच्चे कितनी देर में बाहर निकले, टाइम को नापो। और स्टेप 3, जो डिजास्टर प्लान हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करो, यानी उस पर अमल करो। बस यही 3 स्टेप्स मॉक ड्रिल का पूरा प्रोसेस है।
यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। सोचो जरा, हमने स्कूल में ड्रिल की और पता चला कि फायर ट्रक को आने में आधा घंटा 30 मिनट्स लग गए। अब क्या हम असली आग लगने का इंतजार करेंगे इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए? नहीं, हमें ड्रिल में ही पता चल गया कि सिस्टम में गड़बड़ है जिसे इमीडिएटली ठीक करना है। रियल डिजास्टर से पहले ही अपनी गलतियों को पकड़ लेना, यही मॉक ड्रिल का असली मैजिक है। तो अब आते हैं मेन सवाल पर, आखिर इसके पीछे साइंस क्या है? हम ये सब क्यों करते हैं? क्यों इस एक्टिंग में हम अपना टाइम वेस्ट करें? वेस्ट बिल्कुल नहीं है, इसके कुछ बहुत ही स्पेसिफिक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी मकसद। चलो अब उन मकसदों को, उन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से समझते हैं। देखो, ये स्लाइड बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लो। मॉक ड्रिल के 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है डिजास्टर के रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट करना, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर करना, अपनी खुद की एबिलिटीज को पहचानना, क्विक रिस्पॉन्स यानी तेजी से काम करने की क्षमता को इम्प्रूव करना, जो प्लान बनाए हैं उनकी कॉम्पिटेंसी यानी वो कितने काबिल हैं उसे चेक करना, और आखिर में पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क्स को पहचानना। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोऑर्डिनेशन। सोचो एक बड़ी बिल्डिंग में आग लगी, वहाँ पुलिस आएगी, फायर ब्रिगेड आएगी, एम्बुलेंस भी आएगी। अब अगर ये तीनों टीम्स आपस में ही बात ना करें, एक दूसरे को रास्ता ना दे, तो क्या होगा? कियोस हो जाएगा, बचाने की जगह काम और बिगड़ जाएगा। मॉक ड्रिल में हम यही टेस्ट करते हैं, क्या ये सारी टीम्स एक टीम की तरह, एक सिंगल मशीन की तरह स्मूथली काम कर सकती हैं या नहीं। अब आते हैं मेरे फेवरेट ऑब्जेक्टिव पर, आइडेंटिफाइंग एरर्स। एक सिचुएशन इमेजिन करो, स्कूल में आग लगी, सब बच्चे बिल्कुल परफेक्ट लाइन बनाकर इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। प्लान एकदम परफेक्ट है, पर जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, पता चला उस पर तो ताला लगा है और उसकी चाबी वो गार्ड के पास है जो आज छुट्टी पर है। सोचो, इतनी छोटी सी गलती और कितनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। इससे बेहतर है ना कि ये गलती हमें प्रैक्टिस में पता चल जाए, असली आफत में नहीं। तो चलो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि रियल लाइफ में ये ड्रिल्स आखिर दिखते कैसे हैं। आमतौर पर आपके स्कूल्स या सोसाइटी में ये ड्रिल्स फायर फाइटर्स, पुलिस या कुछ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं, ताकि हम सब लोग हमेशा तैयार रहें। सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो आपने स्कूल में देखा ही होगा, आग बुझाने की ड्रिल। फायर फाइटर्स आते हैं, एक सेफ जगह पे छोटी सी आग जलाते हैं कंट्रोल में, और फिर सबको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना सिखाते हैं। इसको यूज करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, PASS। P यानी पुल द पिन, A यानी एम एट द बेस ऑफ द फायर, S यानी स्क्वीज द हैंडल, और अगला S यानी स्वीप साइड टू साइड। PASS, ये सिंपल चीज जान बचा सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल होती है हाई फ्लोर रेस्क्यू। सोचो अगर किसी 10th 15th फ्लोर वाली बिल्डिंग में आग लग जाए और लोग ऊपर फंस जाएं, तो फायर फाइटर्स प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे उन्हें आराम से रोप्स या स्पेशल लैडर्स की मदद से नीचे उतारना है। ये देखने में बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है, पर ये कोई फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ की बहुत जरूरी ट्रेनिंग है। और ये चीज तो हर एक इंसान को आनी चाहिए। अगर भगवान ना करे कभी आपके कपड़ों में आग लग जाए, तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है भागना। भागना नहीं है, भागने से आग को और ऑक्सीजन मिलती है और वो और भड़कती है। आपको बस 3 चीजें करनी है, स्टॉप, रुक जाओ, ड्रॉप, जमीन पर लेट जाओ, और रोल, जमीन पर गोल गोल घूमो जब तक आग बुझ ना जाए। स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, सिंपल। चलो भाई, अब इतना कुछ सीख लिया है तो एक छोटा सा टेस्ट तो बनता है। रेडी हो? थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी भी चेक हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। सवाल नंबर 1, मॉक ड्रिल का मेन पर्पस यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? सोचो, हमने इसकी डेफिनेशन में 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की बात की थी। याद करने की कोशिश करो, क्या थे वो? बिल्कुल सही, इसका जवाब है टू चेक प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी जांचने के लिए, एंड टू मेजर रिएक्शन टाइम यानी रिस्पॉन्स में कितना टाइम लग रहा है उसे नापने के लिए। ये 2 पॉइंट्स जरूर लिखना एग्जाम में। सवाल नंबर 2, हमने 6 ऑब्जेक्टिव्स की पूरी लिस्ट दिखी थी, उनमें से कोई भी एक की ऑब्जेक्टिव बताओ। याद करो वो लिस्ट वाली स्लाइड, कोई भी एक। जबरदस्त, आप आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क्स लिख सकते हो या इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन भी लिख सकते हो। दोनों ही 100% करेक्ट आंसर्स हैं, बस उन 6 में से कोई एक आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और ये रहा आखिरी सवाल, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपके स्कूल में जो फायर सेफ्टी ड्रिल्स होती हैं, वो आमतौर पर कौन कंडक्ट करता है?
करेक्ट। इसका सिंपल सा जवाब है फायर फाइटर्स, क्योंकि वही एक्सपर्ट्स हैं जो हमें आग जैसे खतरे से बचने की सबसे अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसके साथ हमारी आज की मॉक ड्रिल तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। आर यू रेडी फॉर द रियल टेस्ट? और मेरा मतलब सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम से नहीं है, मेरा मतलब है लाइफ के रियल डिजास्टर से। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, सेफ रहिए। अगले एक्सप्लेनर में यानी पार्ट 9 में हम लैंडस्लाइड्स जैसे स्पेसिफिक डिजास्टर्स पर बात करेंगे, उसको मिस। वेलकम बैक साइंस स्क्वाड। तो अब तक हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी थ्योरी तो समझ ली है ना, पर आज पार्ट 9 में हम इन किताबी बातों से निकलकर असली दुनिया में चलेंगे। हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जो हमें डिजास्टर मैनेजमेंट का असली मतलब सिखाती है। जरा सोचिए, 29 जुलाई 2014 की रात है। पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंबेगांव तालुका में एक छोटा सा शांत सा गांव है मालिन। सब लोग आराम से सो रहे हैं और जब अगली सुबह यानी 30 जुलाई की सुबह होती है तो वो पूरा का पूरा गांव गायब हो चुका था। बस मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर बनकर रह गया था। एक मैसिव लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन ने रातों रात उस पूरे गांव को जिंदा दफना दिया। इस हादसे में 151 लोगों की जानें चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये 151 जिंदगियां थीं, 151 परिवार थे, उनके सपने थे। ये ट्रेजेडी हमें दिखाती है कि एक डिजास्टर कितना भयानक हो सकता है, लेकिन ये हमें ये भी सिखाती है कि ऐसी तबाही के बाद फिर से खड़े कैसे हुआ जाता है। पता है, ऐसी ट्रेजेडीज से ही हम सबसे बड़ी सीख लेते हैं। और इस हादसे ने हमें सिखाया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ लोगों को बचाना नहीं है, बल्कि उनकी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ना भी है। और ये तस्वीर उसी उम्मीद का सबूत है। ये मालिन में दोबारा बनाया गया स्कूल है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये रिकंस्ट्रक्शन फेज का यानी पुनर्निर्माण का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये दिखाता है कि इंसान हार नहीं मानता। ये रिसर्जेंस का सिंबल है, मतलब गिरकर फिर से उठने का जज्बा। तो चलो अब एक छोटा सा मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। मैलन के एग्जाम्पल से हमने रिकंस्ट्रक्शन फेज का इंपॉर्टेंस समझा। अब हम एक अलग तरह के डिजास्टर, एक फ्लड यानी बाढ़ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के 6 फेजेस को अप्लाई करके देखेंगे। इससे आपको पूरा प्रोसेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये है वो 6 फेजेस। याद रखो, डिजास्टर ना कोई एक मोमेंट नहीं होता, ये एक पूरी टाइमलाइन है, एक प्रोसेस है जिसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। प्री डिजास्टर से लेकर रिकंस्ट्रक्शन तक हर एक फेज बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है प्री डिजास्टर फेज। इसका मतलब है बाढ़ आने से पहले की तैयारी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सोचो, जैसे हम डैम्स बना सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन से इलाकों में बाढ़ का खतरा ज्यादा है और वहां के लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। सिंपल फंडा है, जितनी अच्छी तैयारी उतना कम नुकसान। प्री डिजास्टर फेज के बाद आता है वार्निंग फेज। इसमें वेदर डिपार्टमेंट जैसी एजेंसीज भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी देती हैं। ये वार्निंग टीवी, रेडियो या मोबाइल अलर्ट से लोगों तक पहुंचाई जाती है ताकि वो सेफ जगहों पर जा सकें। फिर आता है इमरजेंसी फेज। ये वो टाइम है जब डिजास्टर आ चुका है, बाढ़ का पानी हर तरफ है और लोग फंसे हुए हैं। इस फेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होता है, जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाना। और इस फेज में एक्शन कैसे होता है? सोचो, हर तरफ पानी है तो रेस्क्यू बोट्स निकलती हैं लोगों को बचाने। ऊपर से हेलीकॉप्टर्स फूड पैकेट्स ड्रॉप कर रहे हैं। जो लोग घायल हैं उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा है और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स अपना काम कर रही हैं। सब कुछ एक साथ बहुत तेजी से। इमरजेंसी फेज के बाद आता है रिहैबिलिटेशन फेज। इसमें बचाए गए लोगों को टेम्पररी शेल्टर्स, खाना, पानी और मेडिकल हेल्प दी जाती है। उसके बाद शुरू होता है रिकवरी फेज, जहां पानी उतरने के बाद सफाई और रिपेयर का काम होता है। और आखिर में आता है रिकंस्ट्रक्शन फेज। ये सबसे लंबा चलने वाला फेज है। इसका मतलब है टूटी हुई सड़कों, पुलों और घरों को दोबारा बनाना और कम्युनिटी को पहले से भी बेहतर बनाना। तो जैसे मलिन में स्कूल दोबारा बनाया गया, उसी तरह बाढ़ के बाद टूटे हुए पुल, नए और सेफ घर, सड़कें और कम्युनिकेशन लाइंस, ये सब कुछ इसी फेज में ठीक किया जाता है। ये एक लंबा और मुश्किल काम है जिसमें कई साल भी लग सकते हैं। लेकिन ये सारा काम करता कौन है? डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ सरकारी टीम्स का काम नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है जिसमें प्रोफेशनल से लेकर आम आदमी तक हर एक इंसान का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस स्लाइड को देखिए। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, फायर ब्रिगेड रेस्क्यू करती है, डॉक्टर्स फर्स्ट एड देते हैं। बट इस चार्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट पीस है और वो है आप। आपका रोल है अलर्टनेस का,
यानी सतर्क रहने का, जागरूक रहने का। तो सवाल ये है कि एक स्टूडेंट होने के नाते आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है? आप डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे हेल्प कर सकते हैं? आपका सबसे बड़ा रोल है जानकारी और जिम्मेदारी। देखिए, आपके आसपास ऐसी चीजें जिनसे आग लग सकती है, यानी फ्लामेबल, या जिनमें धमाका हो सकता है, यानी एक्सप्लोजिव, उन पर ऐसे सिंबल्स बने होते हैं। इन सिंबल्स को पहचानना और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा करके आप मैन मेड डिजास्टर्स को होने से रोकने में मदद कर सकते हैं। चलिए, अब इतना कुछ सीखने के बाद बोर्ड एग्जाम के लिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। तो रेडी हो? लेट्स सी आपको कितना याद है। बोर्ड एग्जाम चेक पॉइंट शुरू करते हैं। पहला सवाल, मालिन लैंडस्लाइड कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? थोड़ा सोचो, हमने इस एक्सप्लेनर के एकदम शुरू में ही बात की थी। एंड द करेक्ट आंसर इज पुणे डिस्ट्रिक्ट। और अगर तालुका भी याद है तो अंबेगांव। बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाद के बाद जब टूटे हुए पुल और घर दोबारा बनाए जाते हैं, वो कौन से फेज का पार्ट है? बिल्कुल सही, द रिकंस्ट्रक्शन फेज। याद है ना मालन का स्कूल? एग्जैक्टली वही। सिंपल। चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इमरजेंसी फेज का मेन गोल यानी मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एकदम करेक्ट। इसका मेन गोल है जल्द से जल्द क्विक एक्शन लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना। सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा लाइफ सेविंग होती है। फैंटास्टिक। इसके साथ ही हमने इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है। हमने थियोरी पढ़ी, फर्स्ट एड सीखा और अब मालिन जैसी रियल लाइफ केस स्टडी को भी अच्छे से समझ लिया है। तो क्या आप ग्रैंड फिनाले के लिए तैयार हैं? अगले और आखिरी पार्ट में यानी पार्ट 10 में हम पूरे चैप्टर की एक सुपर क्विक समरी करेंगे, स्पेशली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। डोंट मिस इट। मिलते हैं फाइनल पार्ट में। हेलो मेरी साइंस स्क्वाड, वेलकम बैक। तो लो भाई, आ गए हम अपने सफर के बिल्कुल आखिरी स्टॉप पर। ये है चैप्टर 10 का पार्ट 10 और इसके साथ ही हमारा साइंस 2 का पूरा सिलेबस ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा। जरा सोचो, हमने हेरिडिटी के मुश्किल कॉन्सेप्ट से शुरुआत की थी, सेल्स की दुनिया देखी और आज हम डिजास्टर्स से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। चलो, इस आखिरी मिशन को भी फटाफट पूरा करते हैं। अब असली चैलेंज यानी हमारी लाइफ का सबसे बड़ा डिजास्टर आने वाला है, द बोर्ड एग्जाम। तो तैयार होना इसके लिए? चलो एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। बताओ, ट्रांजिशनल फेज और रिकंस्ट्रक्शन फेज में मेन डिफरेंस क्या है? या फिर वो साल याद है जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था? अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना, तो टेंशन मत लो, आज का ये सेशन इन्हीं सब डाउट्स को हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। देखो, इस आखिरी सेशन का मिशन एकदम क्लियर है। हम इस पूरे चैप्टर का ना एकदम निचोड़ निकालेंगे। एक ऐसी सर्वाइवल चीट शीट बनाएंगे जिसमें हर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर डेफिनेशन और हर डेट कवर हो जाएगी। इस सेशन के बाद आई प्रॉमिस यू, तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो इस चैप्टर से फुल मार्क्स लाने के लिए चाहिए। तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारा अल्टीमेट रिवीजन गाइड है। चलो, तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम बोर्ड एग्जाम के डिजास्टर्स से बचने की स्ट्रेटेजी सीखेंगे। फिर डिजास्टर्स के बेसिक्स और टाइप्स को आखिरी बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद द डिजास्टर टाइमलाइन को आसान भाषा में समझेंगे। फिर आएगा हमारा एक्शन प्लान और सबसे आखिर में एक फाइनल एग्जाम चेक। बिल्कुल सिंपल, बस इस रोड मैप को फॉलो करते जाओ। ओके, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। कहते हैं ना, फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग भी सुपर स्ट्रांग बनती है। बिल्कुल वैसे ही एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए बेसिक्स यानी कि डेफिनेशंस और टाइप्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट एग्जैक्टली इज अ डिजास्टर? आसान भाषा में, डिजास्टर एक ऐसी अचानक होने वाली घटना है जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये डेफिनेशन, इसको तो बाय हार्ट कर लो। इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन से हैं? सडन इवेंट और ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बस आंसर में ये दो फ्रेजेस लिख दिए ना, मार्क्स पक्के हैं। अब डिजास्टर्स की दो मेन कैटेगरीज हैं। बहुत सिंपल है, एक है नेचुरल यानी कुदरती आपदा जैसे अर्थक्वेक या सुनामी, और दूसरा है मैन मेड यानी जो हम इंसानों की गलतियों की वजह से होता है, जैसे कोई फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया या टेररिज्म। तो एक नेचर की तरफ से और दूसरा हम इंसानों की तरफ से। दैट्स इट, सिंपल। अब इस टेबल पे ध्यान दो, इसमें क्लासिफिकेशन को थोड़ा और डिटेल में समझाया है। देखो, जियोफिजिकल मतलब जो जमीन या एटमॉस्फेयर से जुड़ा हो जैसे अर्थक्वेक, बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग थिंग से जुड़ा हो जैसे कोई वायरस या स्नेक बाइट, और मैनमेड तो हमें पता ही है जैसे वॉर। यहाँ एक एग्जाम टिप दे रहा हूँ, स्टामार्क कर लो। फॉरेस्ट फायर यानी जंगल की आग, ये मैनमेड नहीं है, ये बायोलॉजिकल प्लांट कैटेगरी में आती है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है। चलो
अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, द डिजास्टर टाइमलाइन। ये टॉपिक लॉन्ग फॉर्म आंसर्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसमें दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक है फेजेस, जो एक सीधी लाइन की तरह चलता है, और दूसरा है साइकिल, जो एक सर्कल की तरह घूमता रहता है। चलो देखते हैं दोनों में क्या फर्क। ये हैं 3 फेजेस। सबसे पहले इमरजेंसी फेज। इसका एक ही मकसद है, सर्च एंड रेस्क्यू करके जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा जानें बचाना। फिर आता है ट्रांजिशनल फेज, जिसमें मलबा साफ होता है, पानी की सप्लाई ठीक की जाती है, मतलब लाइफ को वापस पटरी पे लाने की कोशिश। और आखिर में रिकंस्ट्रक्शन फेज, जिसमें नए घर और सड़कें बनती हैं, जिसमें सालों लग जाते हैं। और अब देखो डिजास्टर साइकिल। इसका ऑर्डर बिल्कुल जैसा स्लाइड पर है ना, आगे पीछे नहीं करना है, इसे याद करना ही पड़ेगा। ये प्रिपरेशन से शुरू होता है, फिर आता है रिडेम्पशन, जिसका मतलब है नुकसान को कम से कम करने की कोशिश, फिर प्रिपेयर्डनेस, इम्पैक्ट, रिस्पॉन्स, रेस्टोरेशन और आखिर में रीसर्जेंस, यानी देश को वापस डेवलपमेंट के रास्ते पर लाना। याद रखना, इसका ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने डिजास्टर के बारे में जान लिया, उसकी टाइमलाइन समझ ली। लेकिन जब डिजास्टर आता है तो बॉस कौन है, कौन लेता है डिसीजंस, कौन है इंचार्ज? चलो इस एक्शन प्लान को भी अच्छे से समझते हैं। तो ये देखो, ये है हमारा अथॉरिटी का पिरामिड। सबसे ऊपर पूरे देश के लिए नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, उनके नीचे स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर। लेकिन जो असली हीरो है, जो ग्राउंड पर सारे डिसीजंस लेता है, वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सारी ऑन ग्राउंड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ये नंबर ये साल अपने दिमाग में प्रिंट कर लो, 2005। क्यों? क्योंकि इसी साल द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था। ये एमसीक्यू का 1 मार्क कंफर्म क्वेश्चन हो सकता है, इसको भूलने की गलती मत करना। 2005। एक्शन प्लान का एक छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फर्स्ट एड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? विक्टिम की हालत को और बिगड़ने से रोकना। डॉक्टर नहीं बनना है, बस उनकी कंडीशन को स्टेबल करना है ताकि वो और खराब ना हो। और विक्टिम को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मेथड्स। क्रेडल मेथड यानी गोद में उठाना, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। कैरिंग ऑन बैक यानी पीठ पर उठाना उस विक्टिम के लिए है जो होश में है। और ह्यूमन क्रच, जब किसी के पैर में चोट लगी हो तो उसको सहारा देकर ले जाना। असली मैच से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना जरूरी होता है ना, बस वही है मॉक ड्रिल। ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिससे चेक किया जाता है कि हम डिजास्टर के लिए कितने तैयार हैं। इससे हमारी प्रिपेयर्डनेस और रिएक्शन टाइम दोनों का पता चलता है। बहुत जरूरी चीज है ये। चलो स्क्वाड, अब वक्त आ गया है फाइनल टेस्ट का। लेट्स सी कि सेशन से तुमने कितना सीखा। एक क्विक फायर क्विज, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के प्रेशर जैसा। रेडी हो? लेट्स गो। पहला सवाल, इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन सा कानून है? सोचो, अभी जस्ट डिस्कस किया था हमने। वो साल क्या था? वो साल याद करो। बिल्कुल सही, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। जिन्होंने सही जवाब दिया, फैंटास्टिक, ये 1 मार्क तुम्हारा पक्का हो गया। एक्सीलेंट। सवाल नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी है। एक बायोलॉजिकल डिजास्टर का एग्जाम्पल दो जो एनिमल ओरिजिन का हो। ध्यान देना, एनिमल ओरिजिन, प्लांट वाला नहीं। द आंसर इज स्नेक बाइट यानी सांप का काटना, या फिर मलेरिया/कॉलेरा जैसी बीमारियां जो मच्छर या दूसरे जीवों से फैलती हैं। अगर तुमने इनमें से कुछ भी सोचा था ना, तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जबरदस्त। और ये रहा आखिरी सवाल, डिजास्टर मैनेजमेंट का वो कौन सा फेज है जिसमें मलबा हटाया जाता है और पानी की सप्लाई को ठीक किया जाता है? याद करो वो 3 फेजेस, इमरजेंसी, ट्रांजिशनल या रिकंस्ट्रक्शन। The correct answer is the transitional phase. इमरजेंसी फेज में जान बचाते हैं और रिकंस्ट्रक्शन में नया बनाते हैं। बीच का सारा काम ट्रांजिशनल फेज में होता है। Well done, squad. I'm impressed. एंड दैट्स इट, मिशन कंप्लीट। साइंस 2 का सिलेबस ऑफिशियली आज खत्म होता है। हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से यह सफर शुरू किया था, लाइफ प्रोसेसेस को समझा, एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया और आज डिजास्टर से बचना भी सीख लिया है। तुम्हारा मिशन साइंस 2 पूरा हुआ। मेरी पूरी साइंस स्क्वाड को बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तुमने बहुत मेहनत की है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर सफल होगे। You've got this. अब के लिए दिस इज योर साइंस टीचर साइनिंग ऑफ। हमेशा क्यूरियस रहो, सेफ रहो और हाँ, हमेशा